नमस्कार दोस्तों। दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट एच.एस. भरवे और डेप्यूटी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 बजे के करीब स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती हैं और गले में खराश हो जाती है। यह अपने सीनियर भरवे को ढूंढते उन्हें यह बात बताने के लिए, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भरवे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएट समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, जहां एक बेहद खतरनाक हादसा हो गया है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक है। 500 पाउंड जहरीली गैस इस फैक्ट्री से लीक हो रही है। MIC हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जीन ढेर सारी जहरीली गैस इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहर में चारों तरफ फैल रही है। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर मोस्ट आदमी दस्तगीर ही है। यह डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने शेड्यूल डिपार्चर के समय से पहले ही निकलना होगा। और यह ट्रेन अभी 20 मिनट और इस स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सर पर। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब यह हादसा हुआ, ज़्यादातर लोग अपने घरों में रात में सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास अपनी गाड़ियाँ थी वो गाड़ियों में बैठकर और शहर से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं थी, उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठा होने लगे। वो नहीं जानते थे क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे, रो रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह मदद हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे थे। यह आसपास के स्टेशन पर एक SOS कॉल देते हैं, जिसके चलते 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर्स भी लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचते थे, तो दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर भागे। जाहिर सी बात है, रात को सोते सोते अगर आपकी आंखें जलने लगेगी, सांस लेने में तकलीफ भी होएगी, तो आप हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को और ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में कभी नहीं देखे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हुई है और उसके पीछे क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1 बजे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है, जो कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है। इस हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की कंपनी से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन इन्हें मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि यह गैस पॉइजनस नहीं है। पेशेंट्स की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांध दो, उससे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और उनकी आंखें मल रहा है। समय था रात के 1:30 बजे। वो इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फ़ोन लगाते हैं। 2 फ़ोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज़ ओके, सब सही है। लेकिन जब वो तीसरी बार फ़ोन कॉल लगाते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है हमें नहीं पता क्या हुआ।
2 बजे हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर HS भूर एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा था, इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। गुलाम दगीर, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे पाल के पुराने शहर में रहते थे, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं हैं। स्टेशन पर ही डटे रहकर लोगों की मदद करते हैं। जो भी ट्रेन स्टेशन से गुजरती है उसे कहा जाता है, रुको मत, आगे चलते रहो। दस्तगीर के कॉलिंग मंजूर अहमद खान ने उन लोगों में से थे जो भोपाल से निकलने के लिए स्टेशन पर COTT प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर देख के ही आप समझ जाओगे कि कितने सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग तरीके से उस रात की कहानी को इस सीरीज में दिखाया गया है। स्टेशंस और अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स को पैरामेडिक्स जहां एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी लोगों की जान बचाने की, वहीं दूसरी तरफ सही मायनों में वो एक्चुअली जानते नहीं थे इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। ज़्यादातर डॉक्टर उस वक्त आंखों की जलन को ठीक करने के लिए आई ड्रॉप्स दे दी, पेशेंट्स को इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड्स दे दिए और एंटीबायोटिक्स दिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए और पेट में जो दिक्कत थी उसके लिए एंटीएडिस दे दिए। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी करा जा सकता था जब पता लगे कि ये गैस एक्चुअली में है क्या ये MC है, फोजीन है या कोई हाइड्रोजन साइनाइड। डॉक्टर्स को पहले लगा कि ये फोजीन पॉइजनिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे से एग्जैक्टली 3 साल पहले ऐसा एक और हादसा हुआ था इस सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 की बात है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले अशरफ मोहम्मद खान की मौत हुई थी। फोजीन लीक की वजह से दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था कि यह MI है, इससे कुछ होएगा नहीं, लेकिन सिर्फ इरिटेशन होगी तो बस गीली पट्टियां बांध लो। आंखों पर वैसे MC की वेपराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। वहीं दूसरी तरफ फोजीन सिर्फ 8 डिग्री पर वेपराइज हो जाती है। दिसंबर की ठंड थी तो यही अचीव किया गया। डॉक्टर्स ने यह गैस फोजीन ही होगी। किसी को यह नहीं पता था कि किस वक्त यह फैक्ट्री में हादसा हुआ। उस वक्त टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड में मेडिकल डायरेक्टर बपी अवशिया ने भोपाल की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट करी जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले किए गए एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि MIC जब जलती है तो ब्रेक डाउन हो जाती है। हाइड्रोजन साइन में और हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक सॉल्यूशन था। लेकिन विपिन अवशिया अपने इस बयान को 10 दिन बाद भोपाल में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई, यह तो एंटीडोट यूजलेस है। कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू करी जाती है, MIC साइनाइड नहीं है। इसे कन्फ्यूजन नहीं किया जाना चाहिए। MIC नेचुरली डिग्रेड कर जाता है एनवायरनमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करने, लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट काफ़ी लेट आई थी। इस वक्त ढेरों पेशेंट हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट्स की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउनर सोडियम थियोसल्फेट की 5 लाख डोज के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक्चुअली में सक्सेसफुल प्रूव हो रहा था। कई पेशेंट रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से, लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। डॉ. M.N. नागू जो डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश की हेल्थ सर्विस के, उस वक्त वो 13 दिसंबर को एक सर्कुलर में बताते हैं,
Under no circumstance shall sodium thiosulfate be given unless it is correctly and conclusion proved in the laboratory that it is cyanide poisoning। इस सब के बावजूद कुछ लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग की हुई। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था तो कुछ पेशेंट पर तो उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और दूसरा जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रीस चंद्रा के बॉडीज़ को ऑटिप्सी की तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज़ करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज़ करो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कन्फ्यूज़न क्यों पैदा हुई। कंपनी की तरफ से भी, जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी, उन्होंने भी इतना कन्फ्यूज़न क्यों पैदा किया। MIC और साइनाइड को लेकर इसका सीधा जवाब है, कंपनी एक बहुत बड़े कंपोजिशन क्लेम के लपेटे में थी और पैसे बचाने के लिए MIC के साइनाइड इफेक्ट्स को कम दिखाना चाह रही थी। सरकारी अथॉरिटीज़ भी इस कन्फ्यूज़न में फंस गए, जिसकी वजह से कई और लोगों की जानें गई जिनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती तो। दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, उनके शुरू में वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के वह आखिरी 19 साल ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं। साल 2003 में जाकर उनका देहांत होता है। सबसे शॉकिंग चीज़ इस पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी में है। यह किड हादसे के बारे में पहले ढेरों वार्निंग्स दी गई थी। अलग अलग लोगों के द्वारा कई लोग कह रहे थे कि इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन ना तो कंपनी की तरफ से ना सरकारी अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। साल 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी कार्बाइड के एक्सीडेंट में, इसके बाद मई 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट भेजे थे कार्बाइड कंपनी ने, जिनका नाम था इस प्लॉट के सेफ्टी मेजर्स को जांचना। इन्होंने टोटल में 60 से ज़्यादा हजार्ड्स दर्ज किए। अपनी रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इस इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स को फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के लिए शेयर नहीं किया गया। इसमें लिखा गया कि MI के टैक्स को बड़ी आसानी से कंटेम किया जा सकता है। ट्रेन प्रेशर गॉज को डिफेक्टिव बताया गया और इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए ढेरों इश्यूज़ को वार्निंग्स के बारे में 3 आर्टिकल्स भी लिखे गए। बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, और ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। ये तीनों आर्टिकल्स लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में काम करने वाले पत्रकार राजकुमार केशवानी ने 2 हफ्तों के अंदर लिखे थे। जर्नलिस्ट केशवानी का आखिरी आर्टिकल इस भोपाल के प्लॉट पर लिखा गया था। 16 जून 1984 को यह नेशनल न्यूज़पेपर जनसत्ता में छापा और इसमें लिखा था कि भोपाल में कभी भी एक डिजास्टर देखने को मिल सकता है। इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी ज़रूरत है। सच बात तो यह है कि केशवानी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, उन्होंने बस अपना रोज़मर्रा का काम बेहद ऑनेस्टी के साथ किया, इसलिए आज उन्हें एक असंगन हीरो कहा जाता है। अपने आखिरी आर्टिकल में वह एक और बड़ा खुलासा करते हैं। साल 1975 में भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को MNA बुक नाम के एक हाईली रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट चला रहे थे, जिन्होंने कार्बाइड को भोपाल से निकालने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ आगे क्या हुआ और उस रात फैक्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से हादसा हुआ, ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।